हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों आज हम इस वीडियो में देखेंगे सीडीपी यानी बाल विकास की सीरीज की साथियों क्लास नंबर 4। इस क्लास में साथियों हम हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट यानी आनुवांशिकता एवं वातावरण को देखने वाले हैं। साथियों इसको प्रकृति एवं पोषण भी कहा जाता है और इस पॉइंट से प्रकृति व पोषण इस पॉइंट से क्वेश्चन भी बनते हैं। तो साथियों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीम एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। साथियों ये क्लास जो है ये आपके सुपर टेट, डी ट्रिपल एस बी, केबीएस, एनबीएस, रीट, यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट ये साथियों सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए साथियों शुरू करते हैं। साथियों बात करें आनुवांशिकता तथा वातावरण यानी हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट की, बात करें साथियों आनुवांशिकता की, तो साथियों इसको प्रकृति भी बोला जाता है यानी हेरिडिटी को। साथियों इसको कहते हैं पूर्वजों के हस्तांतरित किए गए शारीरिक, साथियों पूर्वजों के द्वारा हस्तांतरित किए गए शारीरिक और मानसिक लक्षणों के मिश्रित रूप को वंशानुक्रम, आनुवांशिकता या पैतृकता कहा जाता है। किसको कहा जाता है साथियों? जो पूर्वजों के द्वारा शारीरिक या मानसिक गुण या लक्षण जो हस्तांतरित होते हैं बच्चों में वह आनुवांशिकता कहलाते हैं और इनको साथियों पैतृकता भी कहा जाता है। आगे देखते हैं साथियों। साथियों आनुवांशिकता के जनक किनको माना जाता है? तो ग्रेगर मेंडल को माना जाता है। किनको माना जाता है साथियों? ग्रेगर मेंडल महोदय को माना जाता है। इससे साथियों क्वेश्चन यूपी टेट भी पूछ चुका है, रेट भी पूछ चुका है और सुपर टेट में भी इससे क्वेश्चन आ चुका है। इन्होंने मटर के दानों पर प्रयोग किया है। किस पर प्रयोग किया है साथियों? इन्होंने मटर के दानों पर प्रयोग किया है। साथियों आनुवांशिकता के जनक कौन है? ग्रेगर मेंडल। यदि आपसे पूछे इन्होंने किस पर प्रयोग किया है तो इन्होंने मटर के दानों पर प्रयोग किया है। इनकी साथियों उपलब्धि किसको माना गया है? तो साथियों इन्होंने बताया था प्रभावशाली व लुप्त गुणों के बारे में इन्होंने बताया था। इसमें साथियों इन्होंने क्या बताया था प्रभावशाली व लुप्त गुणों के बारे में? इन्होंने बताया था कि माता पिता के जो गुण बच्चों में ट्रांसफर होते हैं उनमें से कुछ गुण क्या होते हैं? प्रभावशाली होते हैं जो निखर कर बाहर दिखाई देते हैं, परंतु कुछ ऐसे गुण होते हैं जो लुप्त हो जाते हैं या दब जाते हैं। इस प्रकार इन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन किया था। आनुवांशिकता में जीन्स या पैतृक माता पिता के गुण बच्चों में आते हैं। क्या साथियों? आनुवांशिकता में जीन्स के द्वारा जो गुण होते हैं माता पिता के वह बच्चों में ट्रांसफर होते हैं। साथियों इसका क्रम क्या है? साथियों सबसे पहले कोशिका होती है, फिर नाभिक होता है, फिर गुणसूत्र होता है, फिर डीएनए होता है और फिर पैतृक या जीन्स आते हैं। साथियों यहां पर यदि आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए निम्न में से जीन्स किस में पाया जाता है, तो वहां पर यदि ऑप्शन आपको डीएनए मिले तो आप पहले डीएनए लगाएंगे। यदि डीएनए ऑप्शन नहीं है, गुणसूत्र है, गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम, तब आप क्रोमोसोम लगाएंगे, नहीं तो आप डीएनए लगाएंगे। आगे देखते हैं साथियों आनुवांशिकता की परिभाषाएं। क्या साथियों? आनुवांशिकता की परिभाषाएं रूथ वेनेडिक्ट के अनुसार, किसके साथियों? रूथ वेनेडिक्ट के अनुसार वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुण हैं। इन्होंने क्या कहा था कि जो वंशानुक्रम है या आनुवांशिकता है वह माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुण हैं। अब बात करें जेम्स ड्रेबर महोदय की, तो इन्होंने क्या बताया था? माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम या आनुवांशिकता कहलाती है। जेम्स ड्रेबर महोदय ने क्या कहा था? माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना क्या कहलाता है? वंशानुक्रम कहलाता है। रूथ वेनेडिक्ट ने क्या कहा था? माता पिता के साथियों जो गुण हैं वो संतान में ट्रांसफर होते हैं और जेम्स ड्रेबर ने शारीरिक और मानसिक विशेषताओं को शामिल कर दिया। इस प्रकार आप परिभाषाओं को ध्यान रख सकते हैं। आगे देखते हैं साथियों बीएन झा महोदय ने क्या परिभाषा दी है? वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। क्या है साथियों? जो वंशानुक्रम है यह व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। वुडवर्थ की बात करें तो इन्होंने बताया था कि आनुवांशिकता में सभी बातें शामिल हैं। क्या साथियों? आनुवांशिकता में वे सभी बातें शामिल हैं जो व्यक्ति के जीवन आरंभ के समय, जन्म के बाद नहीं बल्कि गर्भाधान के समय, जन्म से 9 महीने पूर्व उपस्थित थे। इन्होंने क्या बताया है कि आनुवांशिकता वो होती है जब निषेचन के वक्त ही माता में ट्रांसफर हो जाती हैं, यानी ट्रांसफर हो जाती हैं। आगे देखते हैं साथियों डगलस एवं हॉलैंड के अनुसार,
एक व्यक्ति के वंशानुक्रम में शारीरिक बनावट, शारीरिक विशेषताएं, क्रियाएं व क्षमताएं सम्मिलित हैं जिनको कि वह अपने माता पिता, अन्य पूर्वजों या प्रजातियों से प्राप्त करता है। यह डगलस और हॉलैंड महोदय की परिभाषा थी। आगे देखते हैं साथियों। आप साथियों बात करते हैं आनुवंशिकता के नियम की, लॉ ऑफ हेरिडिटी। साथियों पहला नियम है समानता का नियम। साथियों इसके नियम तो बहुत सारे हैं, पर जो परीक्षा उपयोगी नियम है मैं वो आपको केवल करवाने वाला हूं। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, समानता का नियम, समान समान को जन्म देता है। यानी साथियों आम के पेड़ में आम ही लगेगा, अंगूर नहीं लग सकता। इसी प्रकार अंगूर के पेड़ में अंगूर ही लगेगा, आम नहीं लग सकता। साथियों बिल्ली जो है वह बिल्ली या बिल्ले को ही जन्म देगी, किसी कुत्ते को जन्म नहीं देगी। इसी प्रकार मानव जो है यह मानव को ही जन्म देता है। यह नियम समानता का नियम कहलाता है, यानी समान समान को जन्म देता है। आगे देखते हैं। अगला नियम है साथियों विभिन्नता का नियम। हम अपने माता पिता की फोटोकॉपी नहीं है। जो साथियों विभिन्नता का नियम है यह कहता है कि जो हम अपने माता पिता की हूबहू फोटोकॉपी नहीं हो सकते। हमें कुछ गुण माता के होंगे, कुछ गुण पिता के होंगे, जो विभिन्नता को प्रदर्शित करेंगे या विभिन्नता को हमारे अंदर लेकर आएंगे। प्रत्यागमन का नियम साथियों क्या कहता है? माता पिता के गुणों से विपरीत गुणों वाली संतान हो सकती है। क्या साथियों? माता पिता के गुणों से विपरीत गुणों वाली संतान हो सकती है। इस प्रकार समझिए इसको। मान लीजिए माता पिता बहुत बुद्धिमान हैं, तो ऐसा संभव है कि जो बालक हो उनका वह मूर्ख हो या समस्यात्मक बालक हो सकता है, बुद्धि से वह कमजोर हो सकता है। इसके संबंध में साथियों सोरेनसन महोदय ने कथन कहा है। इन्होंने कहा है कि उच्च कोटि के माता पिता की संतान निम्न कोटि की हो सकती है। क्या साथियों? उच्च कोटि के जो माता पिता की संतान है वह निम्न कोटि की हो सकती है। आगे देखते हैं। अगला है साथियों जीव सांख्यिकी का नियम। यह साथियों इंपॉर्टेंट है बेहद। जीव सांख्यिकी का नियम किसने दिया है? तो गाल्टन महोदय ने दिया है। किसने दिया है साथियों? गाल्टन महोदय दिया है। साथियों सुजन शास्त्र के जनक किनको माना जाता है? तो गाल्टन महोदय को ही सुजन शास्त्र के जनक भी माना जाता है। बात करें साथियों जीव सांख्यिकी के नियम की, बच्चे में यह जरूरी नहीं कि सारे गुण माता पिता के ही हों, यह गुण पुराने पूर्वजों के भी शामिल हो सकते हैं। इन्होंने क्या बताया जीव सांख्यिकी के नियम में? इन्होंने कहा कि जरूरी नहीं है कि जो बच्चे में गुण आ रहे हैं वह केवल माता पिता के हों। क्या साथियों? जरूरी नहीं है कि जो बच्चे के अंदर गुण आ रहे हैं आनुवंशिकता के द्वारा वह केवल माता पिता के हों, वह गुण साथियों पूर्वजों की भी हो सकते हैं। इन्होंने इसको एक्सप्लेन करते हुए बताया कि 50% जो गुण होंगे वह माता पिता के होंगे। फिर साथियों बचे हुए 50% के जो 50% यानी 25% जो गुण होंगे वह दादा दादी या नाना नानी के हो सकते हैं। फिर साथियों बची हुई 25% में जो 12.5% गुण होंगे वह परदादा या परदादी के हो सकते हैं। इसी प्रकार साथियों इन्होंने एक्सप्लेन करते हुए कहा कि आगे के गुण अगली पीढ़ी के भी हो सकते हैं, मतलब जो बीत चुकी पीढ़ी है उस पीढ़ी के भी गुण शामिल हो सकते हैं। आई होप आपको जीव सांख्यिकी का नियम बेहद ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं साथियों। बात करें साथियों माता और पिता के किस प्रकार से जीन्स या गुण ट्रांसफर होते हैं। तो साथियों आप सभी जानते हैं एक स्वस्थ व्यक्ति में, एक स्वस्थ पुरुष में या एक स्वस्थ महिला में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं साथियों? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। मान लीजिए 46 गुणसूत्र माता के हैं, 46 गुणसूत्र पिता के हैं। साथियों निषेचन के दौरान 50% गुण पिता के आते हैं और 50% गुण माता के आते हैं। यानी साथियों अगर मान लीजिए माता में 2n गुण है, पिता में 2n गुण है, तो n गुण पिता के, क्या साथियों? n गुण पिता के और n गुण माता के क्या करेंगे? बच्चे में आएंगे, स्थानांतरित होंगे। यानी 23 गुण पिता के और 23 गुण माता के आएंगे, जिससे बच्चे की साथियों पहली कोशिका यानी किसका साथियों? एक पिंड का क्या होगा? निर्माण होगा। मैंने साथियों आपको पिछली क्लास में पिंडावस्था वगैरह अवस्थाओं को जब बताया था, पिंडावस्था, डिंबावस्था और भ्रूणावस्था बताया। तो साथियों ये जो 2n बनेगा यह पिंड कहलाएगा, यानी बच्चे की यह पहली कोशिका कहलाएगी। इसको क्या कहा जाएगा? युग्मज कहा जाएगा। यानी माता के 23 गुणसूत्र और पिता के 23 गुणसूत्र मिलकर के 46 गुणसूत्र यानी 2n एक बच्चे की पहली कोशिका का निर्माण करते हैं। आई होप साथियों ये बात आपको समझ में आई होगी। साथियों इससे ही संबंधित हम देखते हैं आनुवांशिकता के संबंध में क्या विकार हो सकते हैं।
साथियों गुणसूत्रीय विकार इनको कहा जाता है। पहला है साथियों डाउन सिंड्रोम। क्या है साथियों? डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या होता है? 21वें गुणसूत्र की साथियों क्या होती है? 3 प्रतिलिपियां बन जाती हैं। साथियों यहां से सीधे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए डाउन सिंड्रोम में क्या होता है। ऑप्शन में आपको मिलेगा 21वें गुणसूत्र की प्रतिलिपियां बन जाती हैं या 3 प्रतिलिपियां बन जाती हैं। इन बच्चों में साथियों असामान्य लक्षण जन्म के बाद ही दिख जाते हैं। क्या साथियों? ऐसे जो बच्चे होते हैं इनमें असामान्य लक्षण जो है जन्म के बाद ही नजर आ जाते हैं। साथियों क्या होता है ऐसे बच्चों में? या तो आप इन बच्चों की क्या होगा, या तो गर्दन धसी हुई होगी, इस प्रकार के लक्षण दिखते हैं। साथियों इस प्रकार के जो बच्चे होंगे इनकी मानसिक उपलब्धि भी कम होती है, यानी इनका आईक्यू लेवल भी जो है थोड़ा कम होता है। दूसरा है साथियों टर्नर सिंड्रोम। कौन सा साथियों? टर्नर सिंड्रोम। इसमें साथियों यक्स जीरो, यानी इसमें 45 गुणसूत्र ही होते हैं। कितने होते हैं? 45 गुणसूत्र ही होते हैं। एक गुणसूत्र क्या होता है? कम होता है। साथियों एक स्वस्थ व्यक्ति में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 होते हैं, जबकि टर्नर सिंड्रोम जिनको होगा उनमें 45 ही गुणसूत्र होंगे। साथियों ये विशेषकर महिलाएं होती हैं। जो टर्नर सिंड्रोम है इस ये साथियों विशेषकर महिलाएं होती हैं, परंतु साथियों यह बांझ होती हैं, यानी ये बच्चों को जन्म नहीं दे सकती। इनकी साथियों विशेषताएं क्या हैं? इनकी विशेषताएं या गुण जो है वह किशोरावस्था के समय प्रकट होती हैं। कब प्रकट होती हैं साथियों? किशोरावस्था के समय इनकी विशेषताएं या गुण प्रदर्शित तो होते हैं। आगे देखते हैं साथियों। बात करें साथियों क्लाइन-फिल्टर सिंड्रोम की। कौन से साथियों? क्लाइन-फिल्टर सिंड्रोम की। इसमें क्या होता है साथियों? एक गुणसूत्र ज्यादा होता है। सामान्य व्यक्ति में कितने होते हैं साथियों? 46 होते हैं। जिनको क्लाइन क्या साथियों? क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम होगा उनमें एक गुणसूत्र की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, यानी इनमें 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। साथियों ये विशेषकर क्या होते हैं? पुरुष होते हैं। इनमें साथियों प्रजनन करने की क्षमता में कमी पाई जाती है। क्या कमी पाई जाती है? प्रजनन करने की क्षमता में कमी पाई जाती है। इनकी साथियों जो शारीरिक संरचना होती है वह सामान्य से थोड़ी अलग होती है। इनके लक्षण किशोरावस्था में प्रकट होते हैं। क्या साथियों? इनके भी जो लक्षण हैं वह किशोरावस्था में प्रकट होते हैं। आगे देखते हैं साथियों। साथियों अब बात करें वातावरण की। किसकी साथियों? वातावरण की बात करें। वातावरण यानी साथियों वातावरण को क्या बोला गया है? पोषण बोला गया है। अक्सर पूछ लिया जाता है प्रकृति एवं पोषण विवाद किससे संबंधित है, तो वातावरण एवं आनुवंशिकता एवं वातावरण से संबंधित है। साथियों वातावरण जो है वह 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पहला होता है साथियों प्रसव पूर्व वातावरण, दूसरा होता है प्रसव बाद का वातावरण। साथियों मां के गर्भ में मिलने वाला जो वातावरण है यह प्रसव पूर्व वातावरण कहलाता है, जबकि प्रसव बाद का वातावरण क्या कहलाता है? जन्म के बाद मिलने वाला वातावरण। जैसे साथियों परिवार, समाज, विद्यालय और मीडिया ये सारे प्रसव के बाद के वातावरण हैं, यानी जन्म के बाद के वातावरण। आगे देखते हैं साथियों। अब बात करते हैं वातावरण की परिभाषाओं की। वुडवर्थ महोदय ने क्या कहा था? वातावरण में वे सभी बाहरी तत्व शामिल हैं जिनका प्रभाव बालक पर जन्म के बाद पड़ता है। क्या साथियों? वातावरण में वे सभी बाहरी तत्व शामिल हैं जिनका प्रभाव बालक पर जन्म के बाद पड़ता है। साथियों रॉस महोदय की बात करें तो वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। क्या साथियों? रॉस महोदय ने क्या कहा था? वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। एनास्टसी की बात करें साथियों तो इन्होंने कहा था वातावरण वह बाहरी प्रभाव है जो जीन्स के अतिरिक्त प्रभाव डालता है, यानी जो जीन्स यानी क्रोमोसोम के अतिरिक्त प्रभाव डालता है। आगे देखते हैं साथियों। लैंडिस के अनुसार आनुवंशिकता हमें जन्मजात क्षमताएं देती है। इन्होंने क्या बताया साथियों? जो आनुवंशिकता होती है यह हमें जन्मजात क्षमताएं प्रदान करती है, लेकिन वातावरण इन क्षमताओं के विकास के पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। यानी आनुवंशिकता जो है हमें जन्मजात क्षमताएं प्रदान करती है और वातावरण इन क्षमताओं के विकास के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। साथियों नोट, इस पॉइंट से साथियों क्वेश्चन बनता है विकास जो है यह आनुवंशिकता तथा वातावरण के बीच अंतःक्रिया का परिणाम है। आगे देखते हैं साथियों। प्रसव पूर्व
माँ के गर्भ में मिलने वाले वातावरण के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं साथियों? इसमें साथियों माँ का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य आता है, माँ के गर्भ में मिलने वाला पोषण आता है, माँ को यदि कोई साथियों शारीरिक आघात पहुंचता है तो इसका असर गर्भावस्था में बच्चे पर भी पड़ता है। गर्भावस्था के दौरान यदि एक्सरे कराया जाता है तो उसकी विकिरणों का जो प्रभाव है वह भी बच्चे पर पड़ता है। आगे देखते हैं साथियों, बात करें प्रसव बाद के वातावरण की साथियों, तो जन्म के बाद मिलने वाले वातावरण के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं साथियों? भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण और साथियों माता पिता की पालन पोषण वाला वातावरण और साथियों के साथ संबंध का वातावरण। ये था साथियों साथियों के साथ संबंध का वातावरण। आगे देखते हैं साथियों। धन्यवाद साथियों आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। साथियों आज की क्लास आपको कैसी लगी? आनुवांशिकता तथा वातावरण से संबंधित यह क्लास थी साथियों, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्लास थी। यदि साथियों क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए।